सशब्द प्रतिज्ञा डिक्टेशन स्टार्ट। शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक में भारत ने आतंकवाद और अफगानिस्तान को मान्यता के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया। भारत ने कहा कि तालिबान सरकार को मान्यता देना आतंकवाद को बढ़ावा देना होगा और अगर दुनिया में ऐसी कट्टरपंथी सरकारें बनने का खतरा खड़ा हो गया तो आतंकवाद को बढ़ने से रोक पाना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी वक्त है कि हम आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करें। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा इसलिए भी छाया रहा क्योंकि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का राज कायम हो जाने के बाद यह संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। भारत पहले ही आशंका जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को कश्मीर में भेजकर अशांति पैदा कर सकता है। हालांकि दूसरे देश भी कट्टरपंथी विचारधारा वाली सरकार के खतरे से अनजान नहीं हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंडों की वजह से यह समस्या कहीं ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। बैठक में हालांकि भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पर आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह का कड़ा रुख दिखाया, पाकिस्तान को उसका मतलब समझना चाहिए। एससीओ की बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है। वहाँ के हालात लगातार तनाव पैदा कर रहे हैं, इसलिए बैठक में इन मुद्दों का छाया रहना सदस्य देशों की चिंताओं को रेखांकित करता है। एससीओ के ज़्यादातर सदस्य देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं, इसलिए वे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चाहे तालिबान की अंतरिम सरकार को मान्यता देने का मामला हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा, एससीओ के 3 देश रूस, चीन और पाकिस्तान तो तालिबान सरकार को घोषित तौर पर न सिर्फ मान्यता दे चुके हैं बल्कि इस तरह से उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, बल्कि एससीओ के माध्यम से दुनिया को चेताया है कि तालिबान को मान्यता देने से पहले अच्छी तरह से सोच लिया जाए। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता बदलाव हुआ है वह लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। 2 दशक पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी, तब भी भारत ने उसे मान्यता नहीं देकर अपना रुख साफ कर दिया था। एससीओ या ऐसे क्षेत्रीय संगठनों के गठन का मकसद एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करना, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर एकजुटता दिखाना आदि ही प्रमुख होता है और यही होना भी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत निराश करने वाली है। चीन और पाकिस्तान को भारत को चैन से बैठने तक नहीं दे रहे। बैठक की समाप्ति पर जारी साझा घोषणा पत्र में सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सहमति जताते दिखे, पर यह कौन नहीं जानता कि इस समूह का ही सदस्य पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की जंग छेड़े हुए है और चीन सीमा विवाद के
नाम पर भारत को दबाने में लगा है। घोषणा पत्र में अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन पर जोर दिया गया है, लेकिन इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है कि तालिबान को काबुल तक पहुंचाने में पाकिस्तान, चीन और रूस की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में आतंकवाद पर कुछ देशों का दोहरा और घातक रुख क्या एससीओ जैसे संगठन की भूमिका को अप्रासंगिक नहीं बनाता है। लखनऊ में आयोजित जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक संपन्न हो गई। कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला हो सकता है। इसके लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश भी दिए थे। इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि ईंधन तेलों पर सरकार ऐसा फैसला कर सकती है। यह प्रस्ताव बैठक में रखा भी गया था, मगर कई राज्यों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया जा सका। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री ने माना भी कि ईंधन तेलों को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही वक्त नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 से 30 रुपए के बीच कमी आ सकती थी, मगर अभी ना तो यह फैसला राज्य सरकारों के अनुकूल साबित होता और न केंद्र के। जीएसटी को लागू हुए 4 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक इसे लेकर उलझनें समाप्त नहीं हो सकी हैं। यही वजह है कि थोड़े थोड़े अंतराल पर इसकी समीक्षा के लिए बैठकें बुलानी पड़ती हैं। राज्यों के हिस्से के जीएसटी भुगतान को लेकर भी अक्सर तनातनी का वातावरण बना रहता है। ऐसे में सरकार खुद भी अभी पेट्रोल डीजल को इस दायरे में लाने के पक्ष में नहीं थी। मगर इस बैठक में बायोडीजल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। निस्संदेह इससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा कोविड के उपचार में काम आने वाली 11 दवाओं पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% रखने के फैसले को इस साल के दिसंबर तक जारी रखने पर सहमति बनी है। कैंसर की कई महंगी दवाओं और दिव्यांगों के वाहनों पर जीएसटी की दर घटाकर 12 से 5% कर दी गई है। कुछ महंगी जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी घटा दी गई है। इससे स्वाभाविक ही लाखों लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कुछ वस्तुओं पर करों की दरें बढ़ाई भी गई हैं। मसलन रेल के कल पुर्जों पर जीएसटी 12 के बढ़ाकर 18% कर दी गई है। माना जा रहा था कि घर घर भोजन पहुंचाने वाली कंपनियों की सेवाओं को भी रेस्तरां की तरह माना जाएगा और उन पर जीएसटी लगाई जाएगी, मगर फिलहाल ऐसा कोई फैसला टाल दिया गया है और उन्हें पहले की तरह करों का भुगतान करना पड़ेगा। माना गया था कि जीएसटी लागू होने के 3 साल के भीतर करों की दरें स्थिर हो जाएंगी और फिर राज्यों का घाटा समाप्त हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया है। 4 साल बाद भी वस्तुओं पर करों की दरों को लेकर विचार विमर्श करना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि शुरू में ही करों की दरें
तय करते समय व्यावहारिक रास्ता अख्तियार नहीं किया गया था। स्टॉप।